भैया जी कैंट में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हाजिर हूं कनॉट प्लेस में। आज हफ्ता का पहला दिन और मैं यहां पर हाजिर हूं। दिल्ली में बारिश और ठंड एक बार फिर कल लगा था, बड़ा गर्म दिन था, जनवरी का पिछले कई सालों का गर्म दिन। लेकिन आज बेहद ठंड, बारिश हुई। बारिश के बाद लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा शो या नहीं हो पाएगा। कई लोगों ने कहा कि पता नहीं शो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि कोशिश करके देखते हैं, और जो कोशिश की तो इससे लगा कि थोड़ा सा आसमान खुला। तो मैं हाजिर हूं एक बार। दिल्ली में काफी ठंड, लेकिन ठीक है, इस ठंड का भी अपना मजा है। और अगर आप जनवरी में मौजूद हैं तो ये ठंड तो होती है। कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि बाहर से भी आए हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ हरियाणा से यहाँ पे अपनी बात कहने आए हैं। हरियाणा से जी, प्रयागराज से जी। प्रयागराज में तो बस पहुंचने वाले इस हफ्ते के आखिर तक। जी, इस हफ्ते के आखिर तक प्रयागराज में ही होगा और फिर एक लंबा समय प्रयागराज में रहेंगे। और यहां पर मैं देख रहा हूं हरियाणा से कॉमरेड भी खड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कॉमरेड आपका। और कुछ बच्चे भी यहां पे आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन चाय की चुस्कियों के बीच जो यहां पे वार्तालाप है, जो बातचीत है, उसका अपना मजा है। आप चाय पीते रहते हैं, मेहमान चाय पीते रहते हैं, हमको पिलाते रहते हैं, और हम इन चाय की चुस्कियों के बीच आपसे बातचीत करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी चाय जो है रख दी जाती है जमीन में और युद्ध होने लगता है। युद्ध मतलब बातचीत का युद्ध होने लगता है। लेकिन आज मेरा मन है, तबीयत नासाज है, तो मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा कि थोड़ा आराम से अगर बातचीत आज हो जाए तो कितना अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ, ये तो वक्त बताएगा कि नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन मैं आज आपको कुछ एक नज्म सुनाने का मन कर रहा है, मैं सुना दूं आपको। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गम को जो अपना बताते रहे, मेरे गम को जो अपना बताते रहे, वक्त पड़ने पे हाथों से जाते रहे। मेरे गम को जो अपना बताते रहे, वक्त पड़ने पे हाथों से जाते रहे। बारिशें आईं और फैसला कर गईं, बारिशें आईं और फैसला कर गईं। लोग टूटी छतें आजमाते रहे, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। आंखें मंजर हुई, मंजर माने होता दृश्य, आंखें मंजर हुई, कान नगमा हुए, कान नगमा हुए, गीत हो गए। और घर के अंदाज ही घर से जाते रहे, और घर के अंदाज ही घर से जाते रहे। आज बहुत दिनों बाद मन था कि कुछ गुनगुना दें, तो गुनगुना दिया साहब। हाँ जी। आपके शेर पे एक छोटी सी लाइन है कि अगर आपका ख्वाब बहुत बड़ा है तो आप अपने संघर्ष को छोटा मत समझिए। क्या बात है, आज तो सब बड़े प्रेरणा स्रोत। आप भी कुछ बोल दीजिए, सब प्रेरणा स्रोत हैं आज। बरसात का मौसम है, इस पे हाली साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा है। अच्छा है आपने कहा कि बरसात का मौसम है और हाली साहब का एक शेर है, वरना तो लोग कहते हैं बरसात का मौसम है और पकौड़ा करना मान लो। और अभी किसी ने बोला नहीं है, थोड़ी देर में आने वाले थे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, गॉड ब्लेस यू। आइए, रेडी। हाँ जी साहब, हाली साहब, इरशाद साहब, इरशाद। कि अब के बरसात में हमारे साथ कुछ अजीब बात हुई। अब के बरसात में हमारे साथ कुछ अजीब बात हुई। हमारे घर को छोड़कर पूरे शहर में बरसात हुई। तो ये वाली बात है। और ये एक, इन शायर का नाम याद नहीं मुझे, लेकिन शायर पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ये साजिश हमारे साथ हुई कि हमको छोड़ के सारे घरों में बरसात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बातचीत के सिलसिलों को चाय की चुस्कियों के साथ, कभी कभी ये चाय का मजा भी बड़ा कसैला हो जाता है, क्योंकि जब कुछ रुख बोलने वाले आ जाते हैं ऐसा, और जब वो बोलते हैं, कसैला मतलब ये कि सच्चाई से जब रूबरू होते हैं, तो आपके हाथ में जो प्याली चाय की होती है उसका भी अपना लगता है कि पिए या ना पिए। लेकिन चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं किधर आऊं, हाथ उठाइए। आता हूं। बताओ नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? सर, एक शेर से शुरुआत करूंगा। अच्छा, तुम्हारा भी शेर है? अच्छा। आज बादलों ने ऐसी साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक की जिद है बिजलियां गिराने की, तो मेरी भी जिद है वहीं पर आशियाना बनाने की। क्या बात है। क्या नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? सर अंकित कुमार। अंकित कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? सर उत्तर प्रदेश, इटावा। इटावा, अरे गजब। इटावा के हो तुम? इटाई के? इटाई के हो, मैं समझ गया तुम्हें। अच्छा, एनीवे, ये बताओ कि क्या कैसे दिल्ली आना हुआ? सर एग्जाम था, RRB ALP।
आरआरबी ALP असिस्टेंट हो गया एग्जाम? यस सर। कैसा हुआ बेटा? सर बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। तो चाय वाय पिलवाएं तुम्हें? नहीं सर, अरे पी लो यार, ठंड है यार, वो कौन सी बात है। अरे बड़ा भाई तो हूँ, चाय पी लो एक। ठीक है, चाय पिलवाएं। अरे भाई एक चाय इनको भी पिलाया जाए। जी क्या बात है। और आपका क्या था आज? सर आरआरबी एलपी एग्जाम। सब तुम्हारा भी एग्जाम था? अच्छा, और आपका? आरआरबी एलपी एग्जाम। अच्छा, एक बात बड़ी खास है जनाब, एक बात बड़ी खास है। इस प्रोग्राम में जो भी शहर में आता है नौजवान या बुजुर्ग या कोई, वो एक बार जरूर इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आ जाता है। उसे मालूम है कि शाम को यहाँ पे कुछ लोग चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत का मजमा जरूर लगाएंगे। तो ये इस प्रोग्राम की खासियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वंदना यादव सर। वंदना हो बेटा, तुम्हारा? नीतू यादव। पर हमें सारे लोग ये आज ये कामना करें और प्रभु से ये मांगे कि ये जो बच्चे नौजवान हैं इन सब का और सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पर मांगे मैं ऊपर से वाले से दुआ करता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन हो, बेटा तुम्हारा भी हो और घर में खुशियां आए। जी जी सर, मैं एग्जाम पे बोलना चाहता हूं। मैंने 2014 में हरियाणा बिजली बोर्ड में एग्जाम दिया था, उसका आज तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे एग्जाम में क्यों बैठते हो जिसमें रिजल्ट ही ना आए? 3 साल में आज तक। अच्छा, एक एग्जाम और भी होने वाला है मुल्क में, उसका हर 5 साल बाद रिजल्ट आ जाता है। वो तो आएगा सर। तो मैं जो 5 साल में होता है जिसका रिजल्ट आने वाला है, मैं उसी तरफ मुड़ता हूँ। कुछ बोलना है क्या आपको? आपको बोलना है कुछ? जी जी। मैंने बहुत सारी पार्टीज और बहुत सारे लीडर्स को देखा, बट वो अगले 50 साल या 100 साल में जो ह्यूमैनिटी के साथ होगा, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, उस पर कोई डिबेट मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कि पूरी जॉब्स चली जाएंगी। 2 बिलियन जॉब्स चली जाएंगी जो दुनिया में इस वक्त 3 बिलियन जॉब्स नहीं है, 7 बिलियन में से। और नेक्स्ट मतलब 150 इयर्स में हमारे और 2 बिलियन चले जाएंगे जॉब्स। बिकॉज आपका नाम साहब क्या है? फिरोज खान। फिरोज साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ कंप्यूटर में, AI में मैंने किया है PhD। और अब मेरा ये है कि मेरा एक वरी है जो कि मुझे सारी ह्यूमैनिटी के लिए एक पेन है। फिरोज भाई, मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जगह, ये मंच जो है वो तमाम ऐसे ही लोगों का है। हम सारे लोग यूं ही शाम को जुड़ जाते हैं और बातचीत करते हैं। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में कभी फिरोज भाई आ जाते हैं या इसमें कहीं राम खिलावन आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है और उसी तरह हमारा एक सिलसिला जुड़ जाता है। आज फिरोज भाई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मैं फिरोज भाई आपसे एक दावत देना चाहता हूं, अगर आप इस शहर में कल हैं तो जरूर मेरे प्रोग्राम में आइए और यहां पे तशरीफ रखिए और कुछ बोलिए, क्योंकि मुझे मालूम है सबसे मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट अगर कोई है तो नौजवान है। और नौजवान के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसमें रोजगार भी है। तो मैं चाहता हूं कि रोजगार पे आप बोले और कल आप आए फिरोज भाई, 5:30 आ जाएं तो मैं आपको एक छोटी सी यहां पे खिदमत करके मैं आपको बैठा लूं। शुक्रिया फिरोज भाई, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो आ गए हैं। वो हैं मेहमान, जो बातें हैं उनको ये बहुत खलता है कि ये दर्शकों से ज्यादा बात कर लेते हैं, हमारी तरफ कम आता है कैमरा, लेकिन मैं अब मेहमानों की तरफ कैमरा लेके जाता हूं। जी मैं आता हूं, पहले मेहमानों को जरा एक बार तारुफ करा दूं। प्रिया चौधरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। DN श्रीवास्तव साहब RTI एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान फलाई साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मेराज मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ परमजीत भाई मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं, उधर से एक शख्स बहुत देर से आए हुए थे और हाथ उठा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं। जी बाबूजी, कहां से हैं आप? मैं फरीदाबाद सेक्टर 15 से हूँ जी, और मैं 4 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ। मेरी बेटी जो अभी 4 महीने पहले विधवा हुई है, तो उसका मकान और उसकी दुकान जेठ ने बेच दी। ये मेरी सरकारें बैठी हैं, मैं इनके माध्यम से चाहूँगा, मेरी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, पर मैं चाहता हूँ कि उन्होंने 3 धाराएं लगाई हैं, 4, 9, 8, 406, 34। मैं चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बेटी को छेड़छाड़ की है कि उन पे इस पे भी धारा लगाई जाए और उसका शिकंजा कसा जाए, उसको सजा हो। तो उसमें तो उनका शेयर होगा। उन्होंने धोखे से बेच दिया है। धोखे से? हाँ जी।
तो ये आप सबू ये सारे कागज ये पूरा चला है जनाब जनाब। हाँ जी, मेरी बेटी के जो कागज हैं सब मेरे पास हैं, पर वो धोखे से वो कहता है तू राष्ट्रपति तक चला जा, तेरे को कहीं नहीं, मैं सब जगह पैसा दे दे के मैं अपने आप को बचाऊंगा, पर तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तेरी बेटी को कुछ नहीं दूंगा। जनाब यही मुश्किल है इस देश की, इस मुल्क की। सिस्टम से लड़ा जाए तो कैसे लड़ा जाए, और पैसे वाला सोचता है कि उसके पास ताकत है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है जनाब, इसमें तो दो राय नहीं कि बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब जनता के हाथ मिलते हैं, कानून के आगे कोई नहीं है सर। कानून पे हमें सिस्टम में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, उसको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन हाँ इस सिस्टम पे विश्वास तो जरूर रखना चाहिए। तो आज का जो सवाल था जिस पर मैं लौटता हूं, इसी पे बहस के सिलसिले को जोड़ता हूं, और वो सवाल ये था कि क्या महागठबंधन की मुहिम पर प्रधानमंत्री मोदी का ये तंज सही है कि उनके डर की वजह से विपक्ष में बचाओ बचाओ की खलबली मची हुई है? तो क्या ये सही है ये तंज? मैं आ रहा हूं, उतनी दूर खड़े होकर तो मैं कैसे आऊंगा? इधर आओ, सामने आओ, इधर बातचीत करता हूं, मैं आता हूं तुम्हारे पास। जी क्या होगा? हाँ बोलो। एकदम बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, मोदी जी की वजह से वहां बचाओ बचाओ हो रहा है। जी बिल्कुल, ताकि जितने विपक्ष है यही सोच के वहाँ पे बचाओ 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 चिल्ला रहा है कि हमारी जो फालतू वाली जो चीजें थी जो उनको मिल नहीं रही है, अब इनके चक्कर में उनको क्या करना है, बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा वाह क्या बात है। हाँ 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 मैं आ गया। जी जनाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये इन्हें बचाओ इसलिए बोला है कि इन्हें अपनी करप्शन को बचाना है, जितने इन्होंने गलत कार्य किए हैं, क्योंकि जो पार्टी की विचारधारा है जमीन आसमान की थी। जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और मैं डॉक्टर हूं यहाँ जी। कल मुझे निकलना है, मैं शॉपिंग करने आया था, आपका एपिसोड में डेली देखता हूँ, शुक्रिया। बट लकीली आज मुझे बोलने का मौका मिल गया जी। तो बिल्कुल भी सपा बसपा एकदम अलग थे और आज वो साथ में है, और कांग्रेस की भी है। और कांग्रेस के लिए तो मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे लोग मुझे प्रो बीजेपी ही क्यों ना कहें, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये हमारे नौजवानों को समझना चाहिए जो कभी नहीं समझते हैं। अंग्रेज की गुलामी हम करके थक गए, लेकिन कांग्रेस की गुलामी भी आज चल रही है, क्योंकि सिवाय राहुल गांधी के एक भी आप मुझे नेता बता दीजिए, एक भी नेता, प्रणब मुखर्जी जो अगर प्रधानमंत्री देश के बनते तो हो सके वो मोदी जी से भी अच्छा काम करते, लेकिन प्रणब मुखर्जी को साइड लाइन करके राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है। मैं इसीलिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं हर बंदा घर जाके, यहां तो स्टेज है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, ठीक है, तो घर जाकर ये सोचे ना कि सिर्फ एक पार्टी एक परिवार ही चला रहा है देश को। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपकी बात है मैंने सुन ली। जी बाबू जी। मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। राणा प्रताप सिंह जी, आइए आ गया जी। राणा प्रताप सर मेरा ये कहना है कि सर पार्टी के लेकर जो है वो सारी पार्टियां जो है, बीजेपी है या और कोई है, तो उनके मतलब कि कोई भी करता धरता एक नहीं है, वो एक परिवार की पार्टी नहीं है। और जहां तक कांग्रेस या मुलायम सिंह या ये लालू की पार्टी है या बहुत सारे लोग हैं, ये किसी को भी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और वहाँ इनका मतलब कि राजतंत्र चलता है। कहीं भी स्टेट में, यूपी में ही गवर्नमेंट थी, अगर मुलायम, कहाँ के रहने वाले जनाब? मैं यूपी शक्तिनगर सोनभद्र से अभी बिलोंग कर रहा हूं। सोनभद्र से, बिल्कुल एकदम बॉर्डर में। ओ हो बिहार का एकदम बिल्कुल बॉर्डर। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा जी। अजय जी, हाँ बोलो अजय जी, खड़े रहिएगा, बैठिएगा नहीं। प्रयागराज की बात करना चाहेंगे सर, प्रयागराज की बात करना चाहेंगे। बहुत हो हल्ला हुआ था जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज चेंज करके कर दिया गया था। ये हुआ था कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, नया नाम चेंज किए दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है अभी तक, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। आपको कुछ करना चाहिए, शहर को बदलना चाहिए। जिन लोगों ने कहा था कि आज शहर को आपको बदलना चाहिए, उन्होंने नाम सिर्फ नहीं चेंज किया है। आज आप देख करके आइए सर, दिल्ली, आपकी दिल्ली न पीछे हो गई हो तो बताइएगा सर, एकदम लंदन की तरह चमक रहा है सर, एकदम लंदन की तरह चमक रहा है सर। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है सर, कि जो ये कहते थे कि वो कुछ करते नहीं, आज उनको चल के कुंभ में स्नान करना चाहिए और प्रयागराज देखना चाहिए और अपने मन को और अपने तन को स्वच्छ करके बीजेपी में जुड़ जाना चाहिए। अच्छा मन स्वच्छ हो तो सीधे बीजेपी में जुड़ जाओ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा भैया? अतुल शुक्ला जी, उपाध्याय जी। बहुत सारी बातें हो गई, अब इधर आ जाए मामला, क्योंकि फिर इधर गरमाया जाए, बातचीत के सिलसिले को जोड़ा जाए। महागठबंधन में मोदी जी ने क्या कहा आपने सुन लिया, बचाओ 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 का नारा लगा रहे हैं। ये बचाओ बचाओ का नारा 2019 के बाद वो स्वयं के लिए लगा रहे हैं। इस देश में जिस तरह किसान परेशान है,
जिस तरह से मजदूर परेशान है, जिस तरह से बेरोजगारी से युवा परेशान है, जिस तरह से दलित और आदिवासी समाज परेशान है और सवर्ण भी परेशान है, ये परेशानी और जिस तरह से देश में विभाजन का जहर पैदा किया जा रहा है, नफरत का जहर पैदा करके देश को जिस तरह तोड़ने की साजिश लगातार हुई है 4.5 वर्षों में, कहीं ना कहीं ये बचाओ बचाओ का नारा प्रधानमंत्री जी का खुद का है। जहां तक बात है गठबंधन की बातों कर रहे हैं और महागठबंधन पर पर्चे लगा रहे हैं। अब ये बताइए ना, छलनी भी कहे सूप से छेद देखो अपना। अरे पिछले 5 महीने में 5 पार्टियां आपके साथ जो थी वो छोड़कर चली गई। 42 पार्टियों की आपकी सरकार थी। कौन पीडीपी से लेकर टीडीपी तक छोड़ गई, टीआरएस छोड़ गई, और नहीं, शिवसेना क्या कह रही है, रोज बीन बजाती है, प्रधानमंत्री जी सामना का सामना नहीं कर पाते। मैं आ गया। जैसे अभी हमारे एक नौजवान ने कहा है ना इनके पास नेता है ना नीति है, भटक जाते हैं ये डिबेट में आने के बाद। आप बताइए कि अभी ये बार बार ये कहते हैं कि तानाशाह है मोदी जी तो बिल्कुल अब मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, भाजपा के लोग तानाशाही कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं 40 पार्टियों के साथ खड़े, तो कंफ्यूज है ये बताएं पहले कि ये चाहते क्या है, ये चाहते क्या, कांग्रेस चाहती क्या? सिर्फ कंफ्यूजन लोगों के बीच में, सिर्फ कंफ्यूजन। अरे आप अपनी नीति बताइए कि नौजवानों के लिए करेंगे क्या, आप आएंगे तो क्या वही 2014 तक जो यूपी उन्होंने बताया है कहा कि 100 दिन में ठीक कर देंगे। अरे 100 दिन में ठीक, 10 साल यूपीए की सरकार रही है, मनमोहन सिंह 10 साल चाबी की तरह चलते रहे, तब आपको नौजवानों का। अरे बाबू कहाँ से? एकदम गोरखपुर से सर। अरे गोरखपुर से तो सीधा ट्रेन उतर के यहीं चले आए, डायरेक्ट आ रहे हैं सर। हाँ बोलो। आपने जैसा कि कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं आप साहब से पूछना चाहता हूँ थोड़ा इधर आ जाओ, बादाजी दिखेंगे। जी भारतीय जनता पार्टी में पहले अटल बिहारी भी रह चुके हैं, आज मोदी जी हैं, तो क्या गांधी परिवार छोड़ के कोई दूसरा नेता ये खड़ा करेंगे? गांधी परिवार को छोड़ के आप किसी भी अदरवाइज को आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनवाएंगे? दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गांधी गोरखपुर से चल के यही सवाल पूछने आए। बिल्कुल, वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। Of course you will get time. टाइम दे दीजिए, जो कि प्रश्न का हो सकता है उनके हिसाब से। इस देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह थे। इस जवाब सुनो, आप जवाब सुनो। देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह गांधी परिवार के नहीं थे, जहां तक बात है। इसके अलावा देश में जो बातें आप करते हैं, अरे जरा देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 बार से, क्या उनके अलावा कोई देश में राष्ट्रपति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक नहीं था? क्या भाजपा के अंदर कहां गए अडवाणी जी, कहां गए मुरली मनोहर जोशी जी, कहां गए बाकी आदर्श मंडल? सारे मंडल खत्म हो गए। ये देश में किसान का मुद्दा है और हम लोकतांत्रिक देश है, हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास किया है। किसानों को आप लाइए ना, विकास का मुद्दा लाइए ना। देखो मैंने तुमसे पहले कहा था। एक मिनट भाई साहब, मैंने आज आपसे गुजारिश किया, मैं तबीयत आज मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, नासाज है। अगर ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो मुझे प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाहे। हाँ जी, ये देश को बर्बाद कर दे, नारे नहीं लगाने चाहिए, उसकी आगे बताना चाहिए बंदा क्या। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आज आपसे। देखिए कैसे लोग खड़े होते, देखिए मैं बहुत देर से देख रहा हूँ प्राची को, बहुत चुपचाप खड़े। बाबूजी देखिए कितने शांत तरीके से खड़े। आप रहिए ना, डिबेट में मजा आएगा। आरो कॉमरेड, बगैर तुमसे पूछे नहीं जाऊंगा जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे गांव में कहावत है, छाछ तो बोले छलनी भी क्या बोले। ये हम पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अध्यक्ष 2 बार से चेंज नहीं हुआ। अरे हमारे यहाँ पे अध्यक्ष 2 बार लगातार रिपीट हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो सकता है। और आज तक के राष्ट्रीय अध्यक्षों का इतिहास निकाल लीजिए कि कोई भी परिवारवाद का शिकार नहीं है। आप बताइए, गांधी नाम के सिवा कुल कितने आपके यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं? गिनती नहीं मिलेगी आपको 4 नामों के सिवा। और मैं आपको 17-18 जब से बीजेपी पार्टी बनी है तब के आज तक के डिफरेंट नाम गिना सकती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तानाशाही की बात करी इन्होंने, तानाशाही का जवाब सुनिए। तानाशाही का सुन लीजिए, मैंने भी आपको सुना है। तानाशाही
आराम करें। हाँ जी, कुछ बोलना है या थोड़ा अभी थोड़ा वेट कर लिया, वेट कर लीजिए। हाँ वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए आपका या वेट। हाँ मैं रोज कह रहे हैं कि मैं रैली में नहीं जाऊंगा। अनुप्रिया पटेल जी चिल्ला रही हैं, आरएलएसपी छोड़ गया, जीतन मांझी तक छोड़ गए, और एक मौसम विज्ञानी राज्यसभा का टिकट देना पड़ा, तब कहा कि अब मजदूर ठीक है। ऐसे तो इनके लोग हैं और ये चिल्लाते हैं दूसरे पर। क्या बात है? इनके राहुल गांधी का ताज डगमगा रहा है, ताज में दरारें आ गई है और सिंहासन डगमगा रहा है, क्योंकि गठबंधन में गए क्यों नहीं रैली में जाते ना, पश्चिम बंगाल की जनता को बताते, डिसाइड कर लीजिए राहुल गांधी परिवार का प्रधानमंत्री बनेगा या ममता बनर्जी। कूल डाउन, आराम से। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ जी। अभी आपने देखा एक सज्जन जी बता रहे थे कि कांग्रेस में कैसे एक ही परिवार का चल रहा है, इन्होंने बताया कि भाजपा का कैसे चल रहा है। इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। यहाँ पे सब जितने लोग हैं सबको अपनी राय बताने का, बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन आप देखिए क्या बात है जिसकी वजह से आज विपक्ष पूरा इकट्ठा हो गया है। आपको इन्हीं की पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर क्या बात कही है उन्होंने, मतलब कहिए आप ये हासिल पूरा कलाम पूरा क्या, उन्होंने कहा कि ये जो पूरी पार्टी बन गई है 1 मैन शो 2 मैन आर्मी। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा पटना के अंदर, क्या कहा कि यही 2 लोग चला रहे हैं, अगर कोई मंत्री है तो काम का नहीं है, अगर काम के लिए जाओ तो उनके पास फंड नहीं है, सारा काम तो पीएमओ कर रही है। अगर इस तरह की चीजें हो जाएं कि जितनी भी इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी वो भी मजबूर हो जाएं, आपको बताइए रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस्तीफा देने की क्या नौबत आई, उसके पीछे क्या रीजन और क्या कारण थे? उसके पीछे यही रीजन थे कि आप उनके ऊपर जबरदस्ती वो काम करवाने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी कुर्सी उनको इजाजत नहीं, उनकी आज्ञा नहीं दे रही थी कि आप ये भी काम कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं, डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और आज आपको आपके माध्यम से, आप तो युवा के बहुत बड़े चहिता हैं और युवाओं के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर बात करने वाले हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आज का हिंदुस्तान के युवा की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं राजनीतिक ज्ञान, वो बहुत अच्छा हो गया है। अब वो अपने नेताओं से सवाल पूछने का हकदार हो गया है और अधिकार समझता है और उनसे पूछने लगा है कि तुम जो वादे कर रहे थे वो कहां हैं आज। तो 4.5 साल में इन्होंने युवाओं को ले लेकर जो भी इन्होंने ख्वाब दिखाए थे वो आज युवा इनसे सवाल पूछ रहा है। इन्होंने संस्थाओं को कहा कि संस्थाएं जो हैं वो बिखर गई हैं, खत्म हो गई। एक संस्था का नाम फलाई साहब ले लें मेरे सामने। अरे क्या बात कर रहे हैं? सीबीआई वर्सेस सीबीआई वर्सेस सामने आ गया सब कुछ, सारी सच्चाई हिंदुस्तान के लोगों ने। देखिए उनको विदिन कुछ घंटों के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया, फायर का डीजी बना कीजिए। इनके कहने से तो नहीं होगा। सच्चाई ये है कि इन लोगों ने, देखिए इन्हें डर किस बात की है, ये चाहते हैं, ये सब के सब कौन लोग इकट्ठे हुए बंगाल के अंदर जिन पे 99% नेताओं पे भ्रष्टाचार के केस हैं, चाहे वो देवगौड़ा हो। वही ममता जब इनके साथ होती है तो बड़ी प्यारी, वही मायावती जी जब इनके साथ होती है तो वो बहुत प्यारी हो जाती है। एक वीडियो में कहिए तो इनको दिखा दूं, यहाँ के मुख्यमंत्री किसका नाम ले रहे थे, कौन कौन से भ्रष्टाचारी, शरद पवार, शरद यादव, कानी मोझी, जितने भी इस तरह के, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने नाम गिनाया था अरविंद केजरीवाल ने, और कल कुर्सी के साथ बैठे चिपके हुए थे ये लोग। इसलिए इनके पेट में दर्द है कि भ्रष्टाचार। जी जब लालू जी के साथ थे तो गड़बड़ थे, इनके साथ गया तो कितना प्यारा हो गया। सुनो एक मिनट, मैं पूरे बहस को एक तरफ ले जाना चाहता हूं। आज गठबंधन के सरकार की बात हो क्यों रही है? जब मेजॉरिटी वोट्स की बात की जाती है कि जब जिसका मेजॉरिटी वोट्स है सरकार उसकी बननी चाहिए, तो जब नेता जीत जाते हैं तो वहां पार्लियामेंट में जाके कैंडिडेटों की गिनती क्यों होती है? वोट क्यों नहीं गिना जाता है कि सबसे ज्यादा वोट किन लोगों को मिला, वो लोग अपना गवर्नमेंट फॉर्म करें? कैंडिडेट गिन के मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स पे आप गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। गठबंधन की सरकार आती ही क्यों है? क्यों नहीं वोट काउंट करके मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पे बनाया जाता है सरकार? ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, ये बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें बताना होगा कि ये बताना क्या चाह रहे हैं भारत को, ये क्या कहना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की रैली के बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ आते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारी पार्टी छोड़कर गए हैं वो मौका परस्त लोग थे, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं थी।
क्योंकि वो पार्टी को सरवाइव नहीं कर रहे थे, हमारी पार्टी में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी का भी भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ। आप सर पटक पटक के मर गए राफेल करते करते, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे मौका प्रस्त लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। सर अहंकार जो है ना बड़ों को लेकर डूब जाता है। जो 22 दल कल मौजूद थे कलकत्ता के अंदर, उनमें से 22 दलों में से ज्यादातर लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में थे। ये पता ही नहीं है ये आज इनकी पार्टी के साथ 2004 अजब गणित है। और जनता सब कुछ कैद कर रही है मोबाइल के अंदर। क्या आवाज है, बड़ी जबरदस्त है। मैं आ गया नौजवान आपका मैं फेसबुक कौन से की नाम बच्चे संजीव कुमार दास बांग्ला से बोलो बांग्ला बोलो तुम एक मिनट थाको हम ही बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ। और आज बात हो रही थी महागठबंधन की। ऐसे एक बात तो सच है, और वो सच ये है कि आपने पहली बात तो मेरी मान ली कि आप बहुत आज बड़े सुकून के साथ शो हो रहा है। वो ये सच ये है कि आने वाले 4, साढ़े 4, 5 महीने में बातचीत यही होनी है, यही बातचीत चलनी है। तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से पूछा जाए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये देश बिल्कुल इसी मुद्दे पे रुका रहे और इस सारी बहसें इसी पे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, सब कुछ अच्छा नहीं हो गया है, बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ करने को है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। तो मैं मुद्दे को फिर से जोड़ूंगा। मुझे मालूम है किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, वहां पे उनको बोलना है, लेकिन कुछ नौजवान थे यहाँ पे जो खड़े थे जो बोलना चाह रहे थे। जी हाँ जी हाँ सर, मेरा सवाल राफेल से है। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला? और प्राइस से मुझे कोई इशू नहीं है। ऑफसेट पार्टनर क्यों चुना गया? अगर उनका जवाब आता है कि ये डिसॉल्ट कंपनी ने इसको सेलेक्ट किया, तो मैं ये बोलता हूँ कि अच्छे और सही का निर्णय हमारे पास होता है। अगर अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बनाने का भी नहीं है अभी तक, हम उसको राफेल बनाने की कैसे दे सकते हैं? सवाल वो राफेल का नहीं है बेटा, उसमें कई इक्विपमेंट्स बनाने हैं, जरूरी नहीं कि वो वही बनाएंगे, उसके कई इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारा सवाल है मेरे सर माथे, तुमने सवाल पूछा और तुम्हें पूछने का 100% हक है और इस पर कोई नहीं रोक सकता। जी 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 सर नमस्कार। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मी जी विकलांग है और पापा जी पैरालाइज हो गए और ट्रांसफर मेरी हो नहीं रही। मैंने काफी प्रयास किया। कौन सा विभाग है? मैं टेक्निकल में हूँ, वहाँ मैकेनिकल ब्रांच में काम करता हूँ, फिरोजपुर डिवीजन में। किसमें? रेलवे में। अच्छा रेलवे में? हाँ जी हाँ जी। और बनारस डिवीजन के लिए लगा रखा, अभी तक कुछ इसकी कार्रवाई नहीं हुई और फैमिली बहुत सारे परेशान है। मैं भी परेशान रहता हूँ, काम में मन नहीं लगता। काम में मन नहीं लगता? मालूम है घर की टेंशन होगी तो माँ का चिंता होगी और घर के परिवार की चिंता होती है, लेकिन हो नहीं रही सर। नहीं वो तो देखो, मैं मुझकी एक प्रोसेस है, मुझे उसमें ज्यादा नहीं मालूम, इल्म ज्यादा नहीं है, रेलवे का ये मसला है। लेकिन एक बात तुमसे कह रहा हूँ, मन तो लगना चाहिए और ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन काम पे जरूर लगाओ मन। अब वो सोचो, वो जो बॉर्डर पे बैठा हुआ आदमी -30 पे ही तो टेंशन रहती है सर। टेंशन नहीं रहती है, तो घर वाले परेशान कर रहे हैं ज्यादा? वाले परेशान है, फोन आते हैं, घर वाले परेशान है, ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा सब फोन करते रहते हैं। यहाँ काम नहीं लग रहा है तुम्हारा? शादी हो गई तुम्हारी कि नहीं? शादी हो ही गई। शादी तो हो ही गई। शादी हो गई? शादी हो गई। हो गई? हाँ। तो पत्नी कहाँ है? पत्नी घर पे है। तो वही बुलाओ, अपने साथी बुलाओ। नहीं वो भी परेशान है ना। अच्छा, वो भी परेशान है? हाँ। अरे तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो यार, घर में यहीं बुलाओ ना। वहाँ पे देख रेख कर रही है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। उससे अकेले नहीं हो पा रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं समझा तुम्हारी बात। समझ देखो भाई, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये शो ऐसा है जिसमें राफेल पे भी बात हो सकती है और घर की भी बात हो सकती है। अगर मतलब यही इसकी खूबी है, तो यही से बातचीत कर लीजिए। जनाब अली कहाँ से है? हाँ जी मैं आ रहा हूँ। जैन के अच्छा, श्रीनगर से या जम्मू से? श्रीनगर एंड जम्मू दोनों जगह घर है। अच्छा तो बोलिए, सवाल बोलिए सर आप। मेरा भी एक सवाल है आज आपसे। हाँ, मेरा आम सा सवाल, पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे बैठे, मेरा ये बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, मेरा आम सब जनता से सवाल है। बेरोजगारी कब कम होगी और महंगाई कब कम होगी, ये बताइए। अच्छा, महंगाई कब कम होगी और बेरोजगारी कब कम होगी? MBA PhD करके लड़के वो ना क्या टैक्सी चला रहे हैं, बेरोजगार लोग हैं, इनके लिए जॉब कब होगा? ठेकेदारी सिस्टम ये सरकार कब खत्म करेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठेकेदारी से बहुत लोग दुखी हैं, ठेकेदार लूट रहे हैं देश को हैं और ये नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं। किसी भी महकमे में चले जाओ आप जी, हाँ कहीं भी चले जाओ, ठेकेदारी सिस्टम है, मेरे पोस्टों को खत्म किया जा रहा है। मेरे पास कोई अभी हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन मेरा भी आज एक सवाल है आपसे। जनाब अली, नाम आपका? मोहम्मद असम टाक। एक मिनट रुके, गोरखपुर बहुत एक से सादे पढ़ने लगते हो। मोहम्मद असम टाक।
मोहम्मद असलम भाई, मैं एक आपसे एक गुजारिश है, मेरा मन भी है एक सवाल पूछने का आपसे। ये बताइए, क्या श्रीनगर में शो हो सकता है मेरा? अच्छे से हो सकता है। क्यों भैया? मतलब क्या मेरा श्रीनगर में शो नहीं हो सकता है क्या? आपका बारामूला में हो सकता है शो। मैंने पूछा, मैं आपसे एक बात, मेरी इच्छा है श्रीनगर में जब मर्जी आपका मन करे आप आ जाए शो करने के लिए, ये आपको असलम टाक गारंटी देता है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम आपकी कितनी ताकत है, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वहाँ लाल चौक पे। हाँ, लाल चौक में हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। लाल चौक पे तो झंडा नहीं फहराने, लाल चौक पे तो झंडा नहीं फहराने देते, आप वहाँ पे प्रोग्राम कराने की बात कर रहे हो अपना। मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ के रहने वालों में वहाँ के अंदर देख के आया हूँ। नहीं, ऐसी बात है। अरे इनका विश्वास नहीं, इनके जज्बे को, इनके जज्बे। एक मिनट, आप जो ये ना कि मीडिया के थ्रू देख रहे हो, बाकी थ्रू देख रहे हो, आप वहाँ के लोगों के अंदर देख के नहीं आए हो। हाँ, ये कि लड़ाई पॉलिटिक्स की लड़ाई है। देखिए, अरे हुजूर, एक मिनट, अरे आइए भाई जनाब, हाँ बोलो। एक मिनट, बोलिए। देखिए, वोट चाहे फारूकुल्लाह को, वोट चाहे असलम टाक को, वोट चाहे आपको। अरे सुनिए, वोट चाहे फारूकुल्लाह को, वोट चाहे महबूब मुफ्ती को, वोट चाहे किसको? इसको ना, मोदी को। आम जनता को वोट नहीं चाहिए। हमारा क्या मुद्दा है, हम प्यार से रहें। ये जो क्या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उसके जो लड़ा रहे ना, यही चीज है सब। ये पॉलिटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है। श्रीनगर में टूरिस्ट आता है, मुझे बताओ कि अभी तक एक भी टूरिस्ट को किसने कुछ किया? वो पीछे हो गया था कुछ, लेकिन वो एक इंसिडेंट है, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं। तो पथरा आया था। हाँ, पथरा आया। ये सब पॉलिटिक्स। नहीं, प्लीज पॉलिटिक्स मत करना, दिल मत तोड़ना, बोलो, तुम्हारा पूरा हक है, दिल मत तोड़ना। हमारा भी दिल टूटता है, हम भी जानना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों पे इनका क्या मत है। नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये वो बोलेंगे। उपाध्याय जी से पूछो ना, इनसे क्या पूछ रहे भाई? तो मैं ये मानू यकीन से ना। तो गले में लो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে কোথায় গেলে দাদা? কোথায় গেলে দাদা? চলে গেছে, ওই पश्चिम बंगाल से थे दादा, चले गए। ओके, राइट। ये बात वाकई उस नौजवान ने जो कही है, आज से 4 वर्ष पहले देखे होंगे उस समय आपने भी, हम लोग भी टीवी न्यूज पर थे। लाल चौक पे आप कार्यक्रम कर सकते थे। मैं नहीं कहता उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि कश्मीर धीरे धीरे बहुत बदल गया इस पिछले 3-4 वर्षों में। देखा मौका लगाया चौका? नहीं, कोई राजनीति, मैं कह रहा हूँ ये दिल की बात है, राजनीति कश्मीर पे नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। मैं सदैव कहता हूं, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के ताज का प्रश्न है, उस ताज को सुरक्षित रखो, देश सुरक्षित रहेगा। देश की सीमाओं का वो एक सरताज है। लेकिन बात है, साथ में उन्होंने क्या कहा, महंगाई कब कम होगी, बेरोजगारी कब दूर होगी? बेरोजगारी की प्रतिशत 7.30% पिछले 23 महीनों में सबसे ज्यादा है इस बार। क्या हुआ? 1 करोड़ 10 लाख 2018 में लोगों की नौकरियां गई, 26 लाख नौकरियां आज जो है खाली पद पड़े हुए, एक पद आपने नहीं बढ़ा, आप भर देते। 26 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है, क्यों नहीं आपने बढ़ा? 2 करोड़ लोगों की रोजगार चली गई नोटबंदी और जीएसटी के कारण, और आप सिर्फ कहानी बनाते हैं, बचाओ। आप चिल्ला रहे हो क्योंकि अब देश आपको देख रहा है। देश का नौजवान, किसान, मजदूर और महिला जो है कह रही है कि अब गद्दी छोड़ो, ये देश की जनता अब आ रही है आपके साथ। देश की जनता को पार्टीबाजी कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, पार्टीबाजी हो रही है सिर्फ, पब्लिक कब सब बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस की बेचैनी है। देखिए, आपका प्रश्न आज गठबंधन से संबंधित है। केवल एक ही गठबंधन इस बार चलेगा, एक नौजवान के साथ गठबंधन, दूसरा किसान के साथ गठबंधन। जिसने भी ये गठबंधन कर लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा और बाकी जो है उसका बंटाधार हो जाएगा दूसरे पक्ष का। अब किसानों के विषय में मैं 2-3 बातें यहां बता दूं, और दोनों ही पक्ष मेरी तरफ, मेरे बगल में बैठे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे ये हो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में भाई साहब आपके जमाने में आई, 8 साल तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कुछ कहा भी नहीं था कि कार्रवाई करेंगे, चलो मान लिया। आपने कहा था, मैडम आप भी खड़े हो जाओ, कि हम जो है 1.5 गुना कीमत देंगे, लिखित में आपने वायदा किया था। आपने 5 साल बिता दिए, उसका आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसकी वजह से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसानों का जो है हुआ है। पहली बात तो यह है। दूसरा, जो आपने लागत कम करने की बात की थी, चाहे वो कच्चा तेल हो, आपके कार्यकाल में सस्ता आता रहा, इसी तरह खाद सस्ता आता रहा, आपने कोई राहत देने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, गेहूं और धान
इन दोनों जितनी कीमत के पैदा होते हैं उससे ज्यादा दूध पैदा होता है। आज की तारीख में दूध का किसान इतना ज्यादा परेशान है कि जो है 10-10 रुपए जो है गाय भैंस का दूध कम हो गया है रेट उसका। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें 10 रुपए कम देने के बावजूद भी आप लोगों को आज भी सस्ता नहीं मिल रहा है, आप लोगों को कोई सस्ता नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार जो खाद्य महंगाई दर है वो इतनी कम है, नेगेटिव में, यानी हमारी आमदनी, किसानों की आमदनी नेगेटिव में जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सस्ता नहीं मिल रहा है। हम प्याज, आलू, टमाटर फेंक रहे हैं या 1-1, 2-2 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है, उसके बावजूद भी आप 20-20, 25-25 रुपए 20-20, 25-25 रुपए खरीदने के लिए मजबूर है। तो बिचौलिया तंत्र के ऊपर जो है कोई काबू अभी तक जो सरकार नहीं कर पाई है। नहीं, ऑफकोर्स मैं आया जी। आज बात हो रही है महागठबंधन के ऊपर। अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि 23 दल एक साथ हो गए। ये 23 दल नहीं है साहब, ये हमारे देश की दलदल है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक आपके सौजन्य से एक बात कहना चाहूंगा कि एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। ये जो दलदल है साहब, इनकी कोई भूमिका नहीं, इनकी भूमिका सिर्फ ब्लैकमेल करने की है। ये कुछ नहीं कर सकते। सरकार हमारी बीजेपी भी चला सकती है, कांग्रेस भी चला सकती है। ये कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि ये करते क्या है। आज इनको दोनों को भ्रष्ट बोलेंगे ये, और चुनाव के बाद आप देखना उनको पाक साफ बोलेंगे, कोई उनको पाक साफ बोलेंगे। मतलब आप कह रहे हैं जो दूसरे दल है उनको आप ब्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल उनको ब्लेम कर रहे हो, ये दलदल है। नाम आपका जानना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक है साहब। दीपक साहब, अगर लोगों की, जनता के एस्पिरेशंस पूरे नहीं करेंगे ये नेशनल पार्टीज वाले, तो रीजनल पार्टीज जो हैं जरूर रोशनी में आएंगी। माफ करिएगा, लेकिन साहब एक चीज तो बताइए, ये इनको भ्रष्ट बोलते हैं, उसके बाद फिर इन्हीं से क्यों गठबंधन कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं गठबंधन? पहले आज मायावती जी ने और समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने इन दोनों को बोला कि ये दोनों भ्रष्ट है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। मैं कहता हूं उसके बाद अगर आप एक बात कह दीजिए कि चुनाव के बाद ये किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी को और ना अगर सपोर्ट करेंगे तो इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा साहब, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और नरेंद्र मोदी जी से और अपने देश के राष्ट्रपति साहब से कि आप लोग क्यों नहीं एक मंच पे आके बैठते, एक मंच पे आके बैठ के, और जो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग है, ये छोटे दलों की, जो इन्होंने दलदल बना दिया देश को, ये हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। अरे हमारे माँ बाप सिर्फ दो ही है ना, एक माँ और एक बाप, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है ना? तो ये बैसाखी नहीं है साहब, ये फ्रेम है, हमारे देश की फ्रेम है ये। शुक्रिया दीपक, शुक्रिया। हाँ कॉमरेड कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ कॉमरेड। साथियों नमस्कार। पहले मैं ये कह रहा हूं, जो आदमी अपनी फैक्ट्री में एक बाल्टी भी बनाता है, अपनी कीमत खुद तय करता है। किसान एक ऐसा है जो पैदावार करता है, उसका फसल का रेट सरकार तय करती है। और इस राज्य में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रोड पर आ गए कि संविधान खतरे में है। रिजर्व बैंक कहां गया, सीबीआई कहां है? आलोक कुमार बहाना था, मेन काम अस्थाना को बचाना था। अच्छा, कॉमरेड ने भी राजनीति कर ली है जी। कोई बात नहीं, कोई मैं देता हूँ जी। जिस दलदल की इन्होंने बात करी है, सबसे पहले तो वही बता दूं कि जितना दलदल होगा उतना ही विकासवाद का कमल खिलता जाएगा। आप बात कर रहे थे किसानों के हित की, आपको बता दूं ज्वार, बाजरा, रागी समेत अनेक फसलों का समर्थन मूल्य दुगने से ज्यादा हो गया है। जाकर पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ के आइए। नीम कोटेड यूरिया, मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही नीम कोटेड यूरिया के ऊपर लाइनें लगनी शुरू हो गई, दंगे फसाद होने शुरू हो गए। बीजेपी सरकार जब तक रही 100% नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। अब विकासवाद पे अब एक प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ये मोदी वर्सेस गठबंधन नहीं है। मैं कहना चाहूंगी उन्होंने जो कहा बचाओ बचाओ बचाओ, ये बचाओ बचाओ है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए इनमें हाहाकार हो गया। हाहाकार हो गया, तो जब हाहाकार हो गया तो बचाओ बचाओ मैं आऊंगा। देखो तुम जनता हो, अपनी लक्ष्मण रेखा ना भूलो, इनको क्रॉस करने दो जो किसी ना क्रॉस करे। हमारे पास ताकत है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। मेराज भाई मैं आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग जी। देखिए, एक गालिब का एक शेर है इरशाद साहब कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब के जाना है। हाँ, आप डूब के चले जाइएगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या है कि दोनों तरफ से डर है। एक तरफ से बचाव ये है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी दोबारा आ जाएं, और दूसरी तरफ से बचाव ये है कि मोदी जी कहीं चले ना जाएं। तो दोनों तरफ डर है, इसलिए दोनों तरफ शोर है। और एक
साइकोलॉजी की एक थ्योरी है कि जब डर ज्यादा होता है तो शोर ज्यादा मचाया जाता है। जैसे आज सवेरे से जब ये शो शुरू हुआ है तब से शोर ज्यादा हो रहा है, मुद्दों पे बात कम हो रही है। जब पीडीपी बीजेपी के साथ थी तो अच्छा गठबंधन, जब मायावती कांग्रेस के साथ है, अभी सपा के साथ है तो बुरा गठबंधन, बीजेपी के साथ सही। जब ये कोई उरी में बुला के आईएसआई के लोगों को बेस दिखा दें और वहां पे उससे जो है वो उसकी सर्वेक्षण करा दें तो गलत। और जब कश्मीरी पंडितों का 4 साल, भैया सुन लो ना यार, तुम बीच में आप चिल्लाते क्यों हो बात में, हर बात में? पहले सुन लो ना, सुन लो। जब कश्मीरी पंडितों का मुद्दा 2013-2014 में बहुत सुनाई दिया, लेकिन पिछले 4 साल से कश्मीरी पंडितों का कोई मुद्दा सुनाई दिया हो आपको तो आप बताइए। आज मैंने ये पहली डिबेट में सुना है कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बीजेपी की हमारी स्पोक्सपर्सन हमारी बहन उठा रही है। तीसरा सवाल, अब ये बताओ भैया, चलो ठीक है हम मान लेते हैं गठबंधन हो गया, लेकिन एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या डिलीवर किया, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो आप? आपने किस योजना को 100% ग्राउंड पर डिलीवर कर दिया, ये बताओ ना। कोई भी योजना ग्राउंड पर डिलीवर। जी देखिए, मुझे लगता है पहली बात हल्ला ना बचाया करो, जब बोला करे आदमी तो हल्ला ना बचाया करो। नहीं, तो आप जब सवाल करेंगे गलत बात कहेंगे, घूमते रहेंगे। आप आते हैं विश्लेषण ऐसे लोगों से लेते हैं जो कभी किसी दल में रहते हैं, कभी किसी विचारधारा के रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। वो भारत को क्या मैसेज देंगे? आपकी विचारधारा एक होनी चाहिए, आपको सोचना होगा कि भारत किस तरफ जा रहा है। आप उन लोगों से अगर मैसेज भारत को दिलवाएंगे जिनका खुद का अपना विचार कुछ भी नहीं है, देखिए कम से कम आपको अपने बात पे खड़े रहना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, भाजपा अपनी बात कहती है, लेकिन इस तरह के लोग जो कभी तो कांग्रेस के साथ बैठ जाएंगे आके गोद में। अभी नौजवान ने क्या कहा, मैं नौजवान के साथ हूं, अभी नहीं, अभी कांग्रेस क्या कहा कि कभी आप इनकी बात करेंगे, कभी आप मैसेज नहीं दे पाएंगे। आपको भारत में अगर भारत को विश्व स्तरीय लेके जाना है तो आपको एक ही दल पे आना होगा, चाहे कोई दोनों राष्ट्रीय दल हो, उसी की सरकार होगी तो भारत समृद्ध होगा, भारत में समरसता होगी, भारत में समानता होगी, भारत में बिलीव करें आप, जो दुनिया में डंका बज रहा है, अरे तुम्हारा गठबंधन देख लिया तो ये कह रहे हैं कि बहस मोदी वर्सेस राहुल होगी। ऑफ कोर्स बहरहाल स्टेक सबके स्टेक्स हैं और सब लोग अपनी दावेदारी है, सबकी अपनी दावेदारी है। और यहाँ पे बहस की तार जोड़ते हुए, बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए, पता नहीं कहाँ चले गए, दादा मौजूद थे, बंगाल से आए हुए थे, बोलना चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके पास। बातचीत के सिलसिले को जोड़ना है, कुछ लोग जनता में मौजूद हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ऑफकोर्स मैं ले लेता वही मैं आगे जी। सर, मोदी जी ने प्रॉमिस किया था 100 स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी नहीं, और उन्होंने आते ही ये प्रॉमिस किया था हर गांव को एक एमपी गोद लेगा। मोदी जी का खुद गांव जो गोद लिया हुआ उसकी हालत देख लीजिए, एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। मेरे नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं, किसी को जॉब नहीं मिली। लॉ एंड ऑर्डर का आपके सामने दिल्ली का क्या हाल है, जबकि इन्होंने एक बाइट में ये कहा था कि हमारी पुलिस और सेना सक्षम है, लेकिन प्रॉब्लम 7 रेस कोर्स में। आज 7 रेस कोर्स में बैठा कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब। रोज दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं, जहां आप खड़े हो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का आप देख लीजिए, रात को 11 बजे के बाद कोई चेन स्नैचिंग करता है, कोई लूट लेता है, मोबाइल ले लेता है, इसी कनॉट प्लेस के अंदर। जी, इसी कनॉट प्लेस के अंदर आप जाइए, 12 खंबा रोड थाने के अंदर, आपकी कंप्लेंट नहीं लेते वो लोग। यहीं अभी शंकर मार्केट में 3 महीने पहले शूट आउट हुआ, गोली मार दी। ये लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का हाल है। और जितनी भी जॉब्स की प्रॉमिस किया था कुछ नहीं हुआ। कल इन्होंने ये कहा है सारा पैसा अपोजिशन के पास है। डिमोनेटाइजेशन आपने किया, पैसा किसके पास रहा जी? क्यों करा डिमोनेटाइजेशन? पैसा किसके पास रहा? क्यों करा डिमोनेटाइजेशन? फायदा तो बता दो मुझे। पैसा किसके पास? 99% आरबीआई के पास है रुपीस। 99.9% है तो फिर फायदा क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन? दूसरी बात, मैं आ गया ऑफ कोर्स मैं आया जी। देश के अंदर जो भी सरकार बने वो पूर्ण बहुमत की सरकार बने, या बीजेपी की या कांग्रेस की। गठबंधन की सरकारें पहले अपना सरकार बचाने के पहले सोचती है, देश बचाने के बाद में। और रही बात की राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की, तो अगर राहुल गांधी, मेरे को नहीं लगता कि मोदी के आगे तो टिक सकते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे नेता होते तो वो जेएनयू में कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, कभी नहीं करते। ये मैडम जी बोल रही थी क्या इनकी सरकार में घोटाला नहीं हुआ, लेकिन इन्हीं का सांसद
तो वहाँ पे कलकत्ता में जाके बोलते हैं कि चौकीदार चोर है राफेल पे। ये सबसे बड़ा घोटाला है ये। राफेल पे तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मुझे वर्तमान गवर्नमेंट से सिर्फ यही कहना है कि 1000 योजनाएं बंद करके सिर्फ एक योजना ऐसी चलाइए जो जमीनी हकीकत पे जाए। जी मैं हरियाणा चरखी दादरी से बोल रहा हूँ जी। गांव मकड़ानी है, मैं एक किसान हूँ गरीब जी, और बीजेपी का राज है। अरे भाई सुनो, एक मिनट। बीजेपी का राज है जी। 9 मार्च को मेरा लड़का मारा था जी, आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है बीजेपी का राज में जी। MLA तो मैं मिल लिया जी, SP IG आता ही मैं जा लिया जी। तो ये सरकार जो बीजेपी की है ना, ये ड्रामेबाज है जी। मैंने और कुछ नहीं लगा, मैं एक गरीब किसान हूँ, जो बोलूँ हूँ वो सच्चाई। पुलिस के सामने वह निर्दोष आदमी बालक मेरे मारे गयो, और वह पापी है ने वह हाँ भरिया का हमने मारी है, और आज तक उनको पुलिस ने FIR दर्ज भी नहीं करी। ये बीजेपी की सरकार ये है हरियाणा में। तो और अब मैं जो झूठ बोलता हूँ, उनने नहीं मारा हो तो पूरा परिवार का एफिडेविट दूंगा, हमारी फांसी की सजा दे दियो सरकार। और ये बीजेपी सरकार कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है भाई। एक मिनट भाई साहब, सारी बहस ये। अरे बाबू जी, नहीं सुनना लीजिए, आप सुनिए। आप बोलते हैं तो उसके बाद सुनने का हिम्मत रखिए जी। सर मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था, हमारी बहन बैठी हैं बीजेपी से आई हैं, उन्होंने ये बात कही कि गांधी परिवार वंशवाद चलाता है, अपने पालतू लोगों को सेट कर देता है, अपने हिसाब से पार्टी चलाता है। ठीक बात है, हमने वोट मोदी जी को क्यों दिया? क्योंकि वो ऐसा करते थे, इसलिए मोदी जी को वोट दिया। अब हमें एक काबिलियत बताइए, अरुण जेटली जी जो मोदी लहर में चुनाव हार के वित्त मंत्री बन गए, स्मृति ईरानी जी जो अपनी शिक्षा की डिग्रियां गलत बता रही शिक्षा मंत्री बन गई, रामनाथ कोविंद जी जिनकी जमानत। एक मिनट, तुम्हारी सारी बातें मैं मान लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मर्यादा तोड़ी, माइक हटाया। मैंने 2 नाम पे नहीं हटाया। कोई बात नहीं। दो जो मेरे सवाल हैं, और एक चीज और आपने कही थी कि सारी पार्टियों में गुंडे हैं, सारी पार्टियों में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में नहीं बोलूंगा, छोड़िए। मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तब आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके ऊपर कितने मुकदमे पता लगा लीजिए। झंडा तुमने देश का लगा रखा है, इससे मुझे खुशी है। जी यू वांट टू रिप्लाई? मैं उस किसान का जवाब देना चाहता हूं जो अभी जिन्होंने। आप चुन लीजिए, सारे सवाल हैं, आप चुन लीजिए। मैं किसान भाई का मैं जवाब देना चाहता हूं जो बहुत संजीदा मुद्दा है उनके साथ। मैं उनसे कहूंगा कि वो सरकार के, देखिए अगर वो अपनी पीड़ा बताना चाह रहे हैं, अपनी पीड़ा का वो निपटारा कराना चाह रहे हैं, तो सरकार को अटैक न, अरे कम से कम संवेदनशील बातों में तो चुप रहा करो, संवेदनशील वाले में तो कांग्रेसी मत बना करो, इंसान बन के सोच लिया करो। इंसानियत की बात कर रहा हूं, वो बंदा अपने आप को फांसी पे चढ़ाने की बात कर रहा है और वहां भी आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये मुद्दा बेहद संजीदा है, इसमें संज्ञान लिया जा सकता है, इनके साथ क्या हुआ है इस पे आप इनसे बात कर सकते हैं। आपने तमाम मुद्दे इसी प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, इनके मुद्दों को समझा जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये इसमें राजनीति करेंगे कि कौन सा दल क्या कौन सी पार्टी कौन सी सरकार, तो मुझे लगता है कि फिर इनके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं इसमें कहता हूं कि बिल्कुल इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। नौजवान ने मेरा जो अभी बोल रहा था, मैं नौजवान से वो निराश रहा होगा इसलिए उसने पॉलिटिकल सिस्टम में नाम ले लिया। हाँ नहीं, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके केस को समझने के लिए भी तैयार हूँ। ऑफकोर्स आप करें, मैं आपका स्वागत करूंगा, मैं स्वागत करूंगा। लेकिन मैं उस नौजवान जो अभी हमारा एक साथी बात कर रहा था, सारी डिग्रियां पूछ रहा था, वो अपना परिचय एग्जैक्टली दे दे कि किस दल से है। अरे छोड़िए, नहीं चलिए जनता के जवाबों पे ही आ जाती हूँ। उन्होंने अभी एक सवाल किया और ये पूछा कि प्रधानमंत्री ने एक गांव गोद लिया था और तमाम सांसदों ने एक गांव गोद लिया था। सुन लीजिए आराम से, सुन लीजिए। वो भाई साहब यहाँ से चले गए हैं, जाके मोदी जी का अटल नगर देखिए, आपको पता चल जाएगा विकास में क्या हो रहा है। और आइए मेरे गाँव में आपको दिखाती हूँ कि गोद लिए हुए गाँव के अंदर किस तरह से प्रधानमंत्री की स्वीट क्रांति के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जा रहा है और अपनी खेती के साथ साथ किसान व्यावसायिक खेती भी कर रहा है। कभी आइएगा मेरे गांव, आप लोगों के चश्मे उतारती हूँ मैं आप लोगों के। मुझे मालूम है हवाएं बहुत तेज चल रही, लेकिन आपकी बात कट गई थी बीच में, मैं करूंगा। लेकिन मैं केशव यादव जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के। एक मिनट प्लीज, आगे ऐसे गेছো তুমি তো কোথায় চলে গেছো? থাকো এখানে থাকো, আমি আসছি।
तो केशव जी मैं आपका स्वागत करता हूं और आगे जाइए अंदर आए। राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के और बहुत देर से अकेले थे। यूथ सेल में? जी लोहियावानी में। तब तो मजबूत हैं आप, बोलिए। ये आपने महागठबंधन पे सवाल पूछा है। भाजपा जब हमने सपा और बसपा गठबंधन हो जाए चिल्ला रही है। इनकी दल के 46 पार्टियों के साथ गठबंधन है। महाराष्ट्र में शिवसेना इनके साथ सत्ता में मजा ले रही, फिर भी रोज इनके खिलाफ बोलती है। ओम पर यहाँ पे आप वो जी राजभर जी हैं यूपी में, वो रोज इनके खिलाफ बोलते हैं, वो इनके सरकार में मंत्री हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है दूसरी पार्टियां जब गठबंधन करती है तो इनको क्या दिक्कत हो जाती है। हम 2 दल हो गए, ये परेशान हो गए और ये 46 दल मिलकर सरकार। यादव जी 2 दल नहीं हो गए हैं, बसपा और समाजवादी हो गए हैं। बसपा और समाजवादी हम बड़े मजबूत हैं। हम बहुत मजबूत हैं। बात ये है ये 72 सीटें जीत के ये बात है। आप दोनों के एक होने पे कोई चिंता नहीं है उन्हें। उन्हें इस बात का डर नहीं है। चिंता ये है कि 72 से 2 पे ना आ जाए बस चिंता इसको। नहीं सर ये 2 पे ये तो आप इमली के पेड़ पे चढ़ गए। ये नहीं है चिंता बताइए यादव जी। चिंता ये है कि कांग्रेस अलग क्यों लड़ रही है। मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस विल रिप्लाई। सॉरी बीजेपी। हमारे एनडीए से जो आपकी घबराहट है ना, उन लोगों ने कभी आपस में एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़े हैं। अब जनता के सवाल पे आती हूँ। आपने क्या कहा, कभी बनारस के घाट देखे थे आपने पहले? अब जाके देख के आइए। मोदी जी का अटल नगर जाके देख के आइए, उसके बाद बात करिएगा। और मैं कहना चाहूंगी कभी मेरे गाँव आइए आप। प्रधानमंत्री की हनी क्रांति के तहत वहाँ पे व्यावसायिक खेती, अपनी खेती के साथ साथ लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। मैं अपने गांव में दिखाऊंगी और इन लोगों के चश्मे उतारती हूँ। और दूसरा, 12 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़कें पहले बनती थी, लेकिन आज के टाइम पे 27 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़कें बन रही है। आयुष्मान भारत, बिल गेट्स जिनका सोशल सर्विसेज में बहुत बड़ा नाम है, बिल गेट्स ट्वीट करके ये कहते हैं आयुष्मान भारत जैसी स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है। जाके पढ़ के मुझे बताइएगा कि 5 लाख रुपए तक के लोन कितनी फैमिली को मिले हैं। डेटा आपसे लूंगी मैं। बात आज कितना कहां पहुंच गया है, यही प्रश्न है। कोई प्रश्न पूछता है आपसे तो उसकी आप जाति और उसका धर्म और उसका नागरिकता प्रश्न करते हो। यही आरएसएस की ट्रेनिंग है इस देश की। जहां तक बात है, आज इतने डरे हुए हो इस देश में जिस तरह की बातें हुई हैं। अरे भैया, शिवसेना कौन है केंद्र में आपके मंत्री? अच्छा वो छोड़िए, शत्रुघ्न सिन्हा कौन है? वो जब प्रश्न कर रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत हो रही है। और उन सौरी कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री। और उसी पर यशवंत सिन्हा जिनके पुत्र आपके मंत्रिमंडल में है, वो भी आपसे प्रश्न कर रहे हैं। उनसे भी आप डर रहे हो। बचाओ उनसे भी है। ये बचाओ की राजनीति देश की जनता। देखिए, इनकी राजनीति ये है कि एक एमएलए दूसरे एमएलए का सर फोड़ देता है मार के। अभी बैंगलोर के रिजॉर्ट में अभी हुआ। फिरोज भाई, कल आपको बोलना है, कल आना आपको। हाँ बोलो दादा, बोलो। मेरा एक सवाल है। बांग्लाয় बोलो ना। বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, ওকে। আমি বুঝতে পারি। আমি পশ্চিমবাংলা থেকে আসছি। হ্যাঁ, বলেন। এখানকার যা পরিস্থিতি, কংগ্রেস বিজেপিকেও ছেড়ে रहा है। দাদা বাংলা জানো না তুমি কি? হ্যাঁ, বিজেপি বলো না, বল বাংলায় বলছি। देखिए, अभी कर्जा माफी के विषय में, किसानों के कर्जा माफी के विषय में चर्चाएं चल रही हैं। किसानों को बिल्कुल कर्जा माफी नहीं चाहिए। हमें किसानों पे की जो गलत नीतियां हैं सरकार की, वो ना हो। और 8,000 रुपए प्रति एकड़। अब मुझे मालूम है सारे सवाल नहीं। पाजी, आज आपने कोई सवाल नहीं पूछा। वक्त आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ।